नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। आज देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। देहरादून में जनजातीय गौरव दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी, विधायक उमेश कुमार समेत तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने नरेंद्र मोदी का वर्चुअली संबोधन भी सुना। पीएम मोदी के संबोधन के बाद सीएम धामी ने पीएम आवास योजना और आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए बिहार के जुमई में थे। केदारनाथ उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी एडी चोटी का जोर लगा रही है। इसी क्रम में राजपुर रोड विधायक खजान दास ने केदारनाथ विधानसभा के उखीमठ में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं भी सुनी हैं। साथ ही पार्टी प्रत्याशी आशा नोटियाल के लिए वोट देने की भी अपील की। इस दौरान खजान दास ने कहा है कि आशा नोटियाल पहले भी केदारनाथ सीट का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और हमारा विश्वास है कि आशा नोटियाल के दोबारा विधायक बनने के साथ ही केदारनाथ विधानसभा में विकास की लहर आएगी। देहरादून विधानसभा में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली, जहां बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और उससे संबंधित कई निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं मंत्री ने कहा है कि स्मार्ट सिटी के कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं, जिसमें से क्रैश बिल्डिंग और मॉडर्न दून लाइब्रेरी, स्मार्ट वाटर एटीएम, स्मार्ट रोड सहित 19 कार्य पूरे किए जा चुके हैं। वहीं उन्होंने बताया है कि ग्रीन बिल्डिंग का कार्य देर से शुरू होने के कारण अभी तक गतिमान है। उन्होंने अधिकारियों को स्मार्ट सिटी के विशेष कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि अक्टूबर 2025 तक ग्रीन बिल्डिंग का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी का काम अब हमारा एक यदि हम काम को छोड़ दें तो लगभग हमारे सारे काम कंप्लीट हो गए। और जो एक काम है ग्रीन बिल्डिंग का, जो काम थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट हुआ, कुछ कारण बने थे। बीच में भी एक बार को काम रुका था, जिसमें कर्मचारी या मजदूर ठेकेदार के बीच कुछ छोटा मोटा एक विषय था, जिसको भी सॉर्ट आउट कर लिया गया है। काम आज शुरू हो रखा है और जो CPWD के अधिकारियों के द्वारा मुझे बताया गया कि अक्टूबर 2025 तक ये काम कंप्लीट होगा। इसमें चाहे बारिशें आए चाहे कुछ और हो, उस स्टेज से हम बाहर आ जाएंगे। हमने हमारे 19 काम जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए। और ये बात ठीक है कि इसमें थोड़ा सा हमारा समय हमें मिलता रहा, उस समय के अंतर्गत हमने काम भी किया है। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस सरकार पर आए दिन आरोप लगाती है। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर कहा है कि इसी रोड पर सड़क के गड्ढे अभी तक भी भरे नहीं गए हैं। सीसीटीवी कैमरे आज भी खराब हैं और नालियों की हालत आज भी बदतर बनी हुई है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अधिकारियों और संबंधित जनप्रतिनिधियों ने हजारों करोड़ रुपए डकारे हैं और स्मार्ट सिटी के तहत हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला भी किया गया है। देखिए, नए जिलाधिकारी आए हैं, निश्चित तौर पर काफ़ी क्षेत्रों में दौरा भी कर रहे हैं, जा भी रहे हैं। लेकिन जहाँ तक स्मार्ट सिटी का सवाल है, स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और करोड़ों करोड़ों रुपए निवर्तमान जो अधिकारी रहे हैं उन्होंने भी डकारे हैं। उससे संबंधित जितने और लोग रहे हैं, जिस विधानसभा में इस तरह के काम हुए, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की जो विधानसभा में, अब मैं ये कहूँ कि वो मुख्य रूप से वहाँ पर है, उसकी भी जिम्मेदारी रही है। लेकिन आज कहीं ना कहीं अभी भी आप चले जाओ, चाहे इसी रोड का क्षेत्र देख लो, अभी भी गड्ढे वैसे पड़े हैं। कई जगह आप अगर देखोगे तो जहाँ पर रोडें बननी थी वहाँ रोडों पर उसी तरह से मलबा पड़ा हुआ है। सीसीटीवी की बात है, सीसीटीवी के जो मुख्य मार्ग है उनको छोड़ दो तो कई ऐसे मार्ग है जो जहाँ पर सीसीटीवी आज भी खराब पड़े हुए। तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे तौर पर यह है कि जो बंदरबाट हुई है, इस बंदरबाट में कुछ लोगों का फायदा तो हुआ है, लेकिन ज्यादा नुकसान जो है आम आदमी का हुआ है और आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि उसके जो टैक्स का पैसा उसको वाजिब उसका मुआवजा भी नहीं मिल पाया।
वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर विभागीय अधिकारी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया है कि पहले चरण में पूरे प्रदेश में 1200 एकड़ वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया, जबकि दूसरे चरण में हाल ही के दिनों में 100 एकड़ के करीब भूमि को अतिक्रमण मुक्त भी कराया गया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक करीब 1300 एकड़ वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। पूर्व में लगभग 1200 एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण वन अधिकारियों द्वारा खाली कराया गया था। अभी हाल फिलहाल में ही जो हमारा लास्ट 1-2 महीने में एक नया फेज शुरू हुआ था, उसमें भी लगभग 100 एकड़ से ऊपर की वन भूमि अभी वर्तमान में खाली की गई थी और इसको जो है रिक्लेम करते हुए प्लांटेशंस के प्लान उनके द्वारा बनाए जा रहे हैं। एक विधिक प्रक्रिया है जिसमें अंतर्गत प्रभागी वनाधिकारियों को इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत उत्तराखंड अमेंडमेंट है, उसके अंतर्गत वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने की पावर है। उसकी एपीलेट अथॉरिटी वन संरक्षक है। ये प्रक्रिया विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। आगामी 28 नवंबर से 6 दिसंबर 2024 तक चंपावत के बनबसा स्थित सेना परिसर मिलिट्री स्टेशन में ऑनलाइन और टेस 2024 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर जिला कार्यालय सभागार में डीएम नवनीत पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें डीएम ने भर्ती रैली के दौरान प्रशिक्षितों को किसी भी प्रकार की असुविधा और समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। 27 नवंबर से ये भर्ती प्रारंभ हो रही है और इसमें 2 तरह की भर्तियां हैं। इसमें एक रिलीजियस टीचर्स की भी भर्ती हो रही है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो चयनित लोग हैं उनका सिलेक्शन किया जाएगा और उसके बाद फिर अग्निवीर भर्ती होगी जो 1 तारीख से लेकर 4 तारीख के मध्य में होगी। इसमें जो हमारे रिक्रूटिंग ऑफिस की तरफ से जो उनके नोडल ऑफिसर थे उनके साथ आज हमने एक बैठक करी है और उसमें जो भी हमारा सिविल के साथ जो उनका कोऑर्डिनेशन था और जो हमें उनकी तरफ से जो हमें उनको जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे उनके सहूलियत के लिए हमने क्या क्या व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी थी, इस पर आज चर्चा हुई है। और उसमें चाहे वो साफ सफाई की व्यवस्था हो, सैनिटेशन हो, बिजली हो या उनको कुछ अतिरिक्त सिविल स्टाफ की आवश्यकता है, इन सभी बिंदुओं पे चर्चा कर ली गई है। मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार आकांक्षा कोंडे ने रुड़की ब्लॉक का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने ग्राम विकास अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों और कर्मचारियों को समय से आने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बायोमेट्रिक मशीन बंद मिलने पर आकांक्षा कोंडे ने नाराजगी जताते हुए मशीन को चलाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीडीओ आकांक्षा कोंडे ने बीडीओ रुड़की से ब्लॉक स्तर पर संचालित योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने सभी ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जनप्रतिनिधियों को योजनाओं से अवगत कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योजनाओं से लाभान्वित कराएं। इसके बाद उन्होंने राजकीय पशु चिकित्सा केंद्र का भी निरीक्षण किया है। देखिए, सबसे पहले तो ब्लॉक के जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं वो समय से आएँ ब्लॉक ऑफिस और जनता की समस्याएं का निराकरण करें। उसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो अभी इनएक्टिव पाया गया था यहाँ पे, तो उसको एक्टिव करने के लिए और प्रतिदिन जो अटेंडेंस है उसकी मॉनिटरिंग जो डीडीओ साहब को बोली है कि वो हर दिन उस चीज़ की मॉनिटरिंग करेंगी और इसका 100% कंप्लायंस के लिए बोला गया है। उसके अलावा जो हमारी समस्त योजनाएँ हैं राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो चल रही हैं, वो ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से उसका मानसून के चलते 5 महीनों की वार्षिक बंदी के बाद आज राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। जून में हुई बरसात के चलते हर साल की तरह 15 जून को इस पार्क को बंद किया गया था। वहीं यह पर्यटन चीला, मोतीचूर, रानीपुर, मोहंड और आशारोडी रेंज में वन्यजीवों का आनंद ले सकेंगे। शुक्रवार सुबह पार्क के रेंज में वार्ड प्रशासन के अधिकारियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ ही गेट खोले और पर्यटकों का स्वागत भी किया है। हाँ, निदेशक महोदय द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी जो हमारे पर्यटक सफारी वाहन हैं उनके वाहन चालक हैं उनको विभाग द्वारा एक आईडी जारी की जाएगी और वर्दी का भी शीघ्र ही निर्धारित कर दी जाएगी। 10 दिन के अंदर अंदर सभी पर्यटक वाहन चालक जो है आपको वर्दी में नजर आएंगे। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर लोहाघाट पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। अमृतसर निवासी जगमोहन सिंह 2019 से वांछित चल रहा था। आरोपी पर अन्य राज्यों में भी कई मामले दर्ज हैं।
और ऐसे में अपराधी ने कई राज्यों में चिटफंड कंपनी खोल लोगों को लालच में लेकर करोड़ों रुपए की ठगी भी की थी। थाना लोहाघाट की जो एएसआई धर्मेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में टीम ने एक वांछित इनामी जो मुकदमा अपराध संख्या 30/19 अंडर सेक्शन 409 420 आईपीसी और यूपीआईडी एक्ट में मुकदमा हुआ था 2019 में। ये 2019 से वांछित चल रहा था, जिसका नाम है जगमोहन सिंह पुत्र मोहिंदर सिंह। इसको थाना कैंटोनमेंट अमृतसर से गिरफ्तार किया गया है और उसका ट्रांजिट रिमांड लेके उसको यहाँ पे न्यायालय में पेश करने के लिए लाया जा रहा है। ये 25,000 का इनामी था और इसमें हमारी जो टीम है वो एएसआई धर्मेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में लोहाघाट थानाध्यक्ष का इसमें काफ़ी अच्छी भूमिका रही है तथा एसटीएफ की हमारी टीम जो थी वो भी पंजाब में साथ में गई थी एसआई ब्रिजभूषण गुरुरानी के नेतृत्व। शहीद भगत सिंह नेगी इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर के खेल मैदान में 2 दिनों तक चलने वाले ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह भंडारी ने कर दिया है। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख ने कहा है कि सरकार का खेल महाकुंभ कराने का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर खेलों में आगे बढ़ाने का है। उन्होंने कहा है कि खेलों के माध्यम से युवा आज अपना कैरियर बना रहे हैं। वहीं जिला युवा कल्याण अधिकारी पंकज तिवारी ने बताया है कि खेल अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 20 समेत 3 वर्गों में कराए जा रहे हैं, जिसमें दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद, वॉलीबॉल और कबड्डी प्रतियोगिता भी शामिल है। महाकुंभ के आयोजन के पीछे जो मंशा सरकार की थी इसी प्रकार की थी कि पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को एक उचित मंच प्रदान करके उनकी प्रतिभा को निखारने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से सरकार की मंशा है, पिछले विगत काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि हमारी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अब शहरी क्षेत्रों के बच्चों के मुकाबले खड़े होकर के इस खेल महाकुंभ के आयोजन के पीछे जो मंशा हम सब लोगों की थी उस मंशा को पूरा करने का काम। आजकल सभी बच्चे खेल में अपना करियर बना रहे हैं, तो मेरा सभी बच्चों से यही निवेदन है कि अपना खेल में अपना करियर बनाइए। खेल से हम बहुत अभी हम ब्लॉक स्तर पर खेल रहे हैं, इसके पश्चात हम ब्लॉक स्तर पर जीत रहे तो हमें राज्य स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। अगर हम राज्य स्तर पर भी खेल जाएंगे तो हम अपने प्रदेश और अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे। मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि वह अपने प्रदेश के लिए खेले एवं खेल विभाग को आगे बढ़ाने का मौका दीजिए। खेल महाकुंभ एक बहुत ही अच्छा मंच है। ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं जो हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा मौका मिलता है यहाँ पे। और हमारा इसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 20 की प्रतिभा इसमें होनी है, तो ये बहुत ही अच्छा मंच है। इसमें सीधा बच्चों के खाते में इस बार से सरकार के द्वारा हमें निर्देश है, हम सीधा डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में धनराशि आर्जित करेंगे, जो कि प्रथम 500 रुपये, दूसरी 400 रुपये और तीसरी जो तृतीय है वो 300 रुपये है। और जो प्रतिभागी यहाँ से चयनित होंगे वो सीधा जनपद स्तर में जाएंगे, जो कि हमारा 19 तारीख से प्रस्तावित है। तो ये बहुत ही अच्छा मंच है, बच्चे अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं यहाँ पे, दूर दूर से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे। और मैं सभी बच्चों को बधाई देना चाहूँगा इस महाकुंभ में। मैं सभी का स्वागत करता हूँ और चाहूँगा कि पूरी लगन से। पूरे देश के साथ ही अल्मोड़ा में भी पशुओं की 21वीं गणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस गणना के लिए जिले में 7 टीमें गठित की गई हैं, जिनका नेतृत्व 15 सुपरवाइजर करेंगे। फरवरी 2025 तक चलने वाली इस गणना में सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर पशुओं की संख्या का आकलन करेंगे। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी योगेश अग्रवाल के मुताबिक इस गणना के जरिए पशुपालकों के लिए सरकारी योजनाओं और स्वरोजगार योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। उन्होंने बताया है कि गणना के आंकड़ों का उपयोग पशुओं के रखरखाव और देखभाल से संबंधित योजनाओं के निर्माण और सुधार में किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। हमारी पिछली गणना जो थी 2019 में 20वीं पशुगणना हुई थी। चूंकि ये 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आज 2024 में हमारी ये 21वीं पशुगणना चालू हुई है, जो कि फरवरी 2025 तक नियत रहेगी। इस पशुगणना में हमारे समस्त पालतू पशुओं की गणना की जाएगी, जो कि आवारा पशुओं की भी होगी और साथ में हमारे जो पालतू पशु हैं उनकी भी गणना होगी। ये गणना हमारे जनपद अल्मोड़ा में 7 टीमों के द्वारा की जा रही है, जिसमें 7 प्रकटक लगाए गए हैं एवं 15 सुपरवाइजर्स की इसमें ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक घर में सरकारी कर्मचारी जाकर के गणना करेंगे
और उस गणना में आप स्वयं जो हमारे पशुपालक हैं उनसे अपील करता हूं मैं कि भागीदारी करें और उनका सहयोग करें, क्योंकि ये गणना होने के उपरांत हमारे जो गणना आएगी उसके आधार पर ही भविष्य की योजनाएं टिकी हुई हैं। हमारे इतने राष्ट्रीय महत्व एवं स्वरोजगार परक योजनाएं हैं, इस पशु गणना के आधार पर ही निर्धारित की जाती हैं। अतः सभी पशुपालक भाइयों, बहनों, माताओं, पिताओं से अनुरोध है कि इस पशुगणना में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का सहयोग प्रदान करें एवं पशुगणना में भागीदारी करें। पौड़ी में कोटद्वार से 7 किलोमीटर की दूरी पर बसे अमसोड़ गांव में 2 वर्ष पहले भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ था। पूरे गांव में मलबा घुस गया था, जिसे हटाने में 14 दिनों का वक्त भी लगा था। उस वक्त सरकार ने कई बड़ी बड़ी बातें की थी, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया है। लिहाजा आपदा पीड़ित लोग धरना दे रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से पूछ रहे हैं कि इसी दिन के लिए वोट दिए थे क्या। उत्तराखंड के पौड़ी जिले की विधानसभा यमकेश्वर क्षेत्र के आमसौड़ गांव के रहने वाली आपदा पीड़ित महिलाओं के सवालों का जवाब न तो जिला प्रशासन के पास है, न ही मौजूदा वक्त में बीजेपी सरकार के जनप्रतिनिधियों के पास, क्योंकि 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी इन ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं की गई है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार ने आज दिन तक हमारी ये मुख्य 3 हमारी मांगे हैं, ज़्यादा नहीं है, जो कि बहुत जायज़ हैं। एक तो सभी ने देखा होगा, बरसात में भी देखा, इस साल भी, पिछले साल भी, ऊपर से पहाड़ी से जो भूस्खलन हो रहा है उसकी चपेट में कई मकान आए हैं और आने वाले हैं, उसका ट्रीटमेंट। नंबर 2, इसमें 2 साल से सिंचाई व्यवस्था जो हमारा हेडरम है वो खराब पड़ा हुआ है, नहर बंद पड़ी हुई है, 2 साल से फसल बर्बाद हो रखी है। तीसरा, जो ये जल जीवन मिशन का पानी का काम हुआ था वो संतोषजनक नहीं हुआ है। अभी कुछ बरसात की वजह से जो भूस्खलन हुआ था उसमें क्षतिग्रस्त हो गया था और कुछ जो पानी अभी सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं हुई है। यही 3 मांगे हैं। दरअसल 2 वर्ष पहले पौड़ी जनपद यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के आमसौड़ गांव में भयावह आपदा आई थी। गांव के ऊपरी हिस्से में भारी भू कटाव हुआ था, जिसकी वजह से ग्रामीणों को गांव छोड़ना पड़ा था। जो आर्थिक रूप से मजबूत थे वो कोटद्वार सहित अन्य जगहों में पलायन कर गए, लेकिन कुछ परिवारों को सड़क के नीचे या आसपास के दूसरों के घरों में शरण लेनी पड़ी थी। उनमें कई परिवार आज भी अन्य लोगों के घरों में ही हैं। कहना चाहूंगी अनिल बलूनी से, वो हमारे सांसद बन चुके हैं ना, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि हम हैं कोटद्वार से, सबसे निकटतम गांव है हमारा आमसौड़। आमसौड़ में देखो इतनी बड़ी आपदा आई, कोई देखने के लिए नहीं आए। एक पटवारी मैडम और एक हमारी ब्लॉक प्रमुख और पुलिस प्रशासन के सिवा यहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं। और जो आए भी वो बस एक बार देख के चले गए, उसके बाद उनको ये दिखाई नहीं दिया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका संविधान भी करना है कि नहीं करना है। हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी आपदा आ रखी है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार मतलब यहाँ पे प्लान कर चुके हैं, कोटद्वार चले गए। अब जिन लोगों के पास पैसा होगा तो वो जाएंगे, जिनके पास पैसे ही नहीं होंगे वो कहाँ जाएंगे। उन्होंने हमारे गांव में ही दूसरे लोगों के घर में शरण ली। रात को इतनी बड़ी छोटे छोटे बच्चों को लेकर दूसरों के घर में उन्होंने शरण ली रात में। पौड़ी में धरने पर बैठे आपदा पीड़ित कहते हैं, हम लोग कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं और पिछले दिनों इलाके के सांसद अनिल बलूनी इगास पर्व मना रहे थे। लोग कह रहे हैं गांव के लोगों ने सांसद को वोट इसलिए नहीं दिया था कि चुनाव खत्म होने के बाद मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना पड़े। धरने पर बैठे ग्रामीण बीजेपी के पौड़ी से सांसद अनिल बलूनी से सवाल कर रहे हैं। मूलभूत समस्या थी हाइड्रम योजना ठप्पुड़ी से 2 साल होगी ना, अभी तक हाइड्रम निवर्ण और सरा हमारे सिंचाई हरियाली रहने से हमारे सिंचाई ठप्पुड़ी से, जो कि जबकि न जेई न प्रशासन न यकम सांसद से न हमारे बलून जी कोटद्वार में बैठे हैं नो इगास बगाव में आना चाहिए न हमारे ये थोड़ा देर ही हम आ जाए हमारी समस्या सुन लें और हमारी समस्या तब पूरी हो जाए, जो कि हम सब महिलाएं हम अब घर बार का काम काज छोड़ कर हम बैठे हैं छो ये कारण से कि हमारी सिंचाई पूरी हो जाए तो हम अब धरना प्रदर्शन नहीं करता। पीड़ित परिवारों का कहना है कि यमकेश्वर से बीजेपी की विधायक रेणु बिष्ट के पास भी सुध लेने का समय नहीं है। जब गांव में आपदा आई थी तब भी पटवारी का साथ मिला और आज भी पटवारी का साथ है। मांग है कि गांव के ऊपरी हिस्सा का ट्रीटमेंट किया जाए, जिससे उनका भय खत्म हो जाए
और गांव सुरक्षित रहे। सबसे अहम बात यह है कि जिस सड़क किनारे ये लोग बैठे हैं उसी सड़क से मंत्री, विधायक और अधिकारी आते जाते हैं, लेकिन कोई इनकी समस्याएं सुनने को तैयार ही नहीं। हमारा दुर्भाग्य है कि हम आज हमारी महिला शक्ति जितनी भी हैं वो सारी इस धरना स्थल बैठी हुई हैं, जबकि इनको आज के दिन घरों में होना चाहिए था इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाने के लिए। हमारी जो मांग है पिछले साल ऊपर से हमारे गांव के अंदर स्लाइड आया, उस स्लाइड का कोई ट्रीटमेंट सरकार शासन प्रशासन द्वारा नहीं किया गया, जबकि हर अधिकारी इसी सड़क से, क्योंकि ये कोट द्वार से सर्वप्रथम गांव आमसौर पड़ता है और गढ़वाल के लिए जितने भी यहाँ से वाहन, मास्टर लोग, सरकारी कर्मचारी, जितने भी महकमा है वो पूरा इसी रास्ते से गुजरता है। क्या हमारी सरकार इतनी अंधी है, इतनी बहरी है कि जो हमें वो देख नहीं रही है कि हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं? कम से कम पट्टी पटवारी संगीता राय का कहना है कि उन्होंने तहसीलदार को सूचना दी थी। विगत दिन में नायब तहसीलदार ग्रामीणों की मांगे सुन चुके हैं। गांव में सर्वेक्षण टीम विजिट कर चुकी है, लेकिन मामला शासन स्तर का है। बाकी जो सिंचाई के लिए किसानों की हाइड्रम योजना है वो जल्द शुरू की जाएगी। सबसे पहले तो ग्राम आमसौर में आज धरने का दूसरा दिन है, आप सभी जानते हैं, और इनकी मेन मांग है कि जो पहाड़ी है इनके ग्राम के पीछे, वहाँ से भारी मात्रा में मलबा आया था इस वर्षा काल में। तो इनका यही है कि हमें आगे हमारी फैमिली को कोई भी नुकसान ना हो, जिस कारण पहाड़ी का ट्रीटमेंट किया जाए किसी भी तरह, है ना। तो इसके चक्कर में ही पहले कई बार जो है अधिकारी लोग आए हैं, सर्वे टीम आई है, भूगर्भीय सर्वेक्षण टीम। और दूसरी मांग इनकी ये है कि इनका एक हाइड्रम योजना है, इनकी चलती है हाइड्रम, तो वो इस वर्षा काल में क्षतिग्रस्त हो गई है जो 2024 में। तो ये चाह रहे हैं कि उसकी भी मरम्मत की जाए, सिंचाई ताकि सुचारू रूप से चल सके। और तीसरी है इनकी जल जीवन मिशन का जो है पानी, उसके संबंध में इनकी शिकायत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कल भी इनका धरना चला था, तो मैंने एनटी महोदय जो है हमारे, वो मौके पर आए थे और उनके द्वारा इनकी शिकायतें सुनी गई। द्वारा कल ही जो है अपने तहसीलदार महोदय को बताया था, तो उनके द्वारा ही एनटी महोदय को धरना स्थल पर भेजा गया। राज्य में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और तेज विकास कार्यों के साथ ही पलायन को रोकने की बात करती है। तो फिर इन ग्रामीणों की समस्याओं पर 2 वर्षों से विचार क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।